नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब हिमाचल प्रदेश का दौरा। आज प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। आधार पहचान का प्रमाण पत्र नागरिकता का नहीं। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर सुनवाई में चुनाव आयोग से कहा इसे 12वां दस्तावेज माना जाए। नेपाल में हिंसा, बिहार के 7 जिलों में बॉर्डर सील। कारोबारी बोले व्हाट्सएप से व्यापार चल रहा था, सोशल मीडिया बैन। दिल्ली के पंजाबी बस्ती इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी। पास की बिल्डिंग से 14 लोगों को किया गया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड, घर गिरने से 8 लोग दबे, 1 की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला, 4 की तलाश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। एटा जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एटा जिले में 3 अलग अलग क्षेत्रों में हुई वारदातों ने बड़ी पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है, जो कि पुलिस पर सवालिया निशान उठाती है। पहली घटना कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के भगेपुर नई बस्ती में वर्चस्व की लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया। देर रात 2 गुटों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। दर्जनों राउंड फायरिंग की गई और इसी दौरान सोनू गुप्ता नामक युवक घायल हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घायल सोनू खुद भी हथियारों से लैस होकर फायरिंग करता नजर आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने घायल सोनू की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और वीडियो फुटेज व चश्मदीदों के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दूसरी घटना पेट्रोल पंप पर दबंगई की है। कोतवाली नगर क्षेत्र के ही एक पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो फ्यूल के नियम का पालन कर रहे कर्मचारी को दबंगों ने बुरी तरह से पीटा है और घटना टीवी में कैद हो गई है। आरोपियों के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है। पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जो खुद पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ बताया जाता है। तीसरी वारदात, बदमाशों की खुली चुनौती। एटा में एक ही दिन में 3 वारदातों को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने ऑटो में जा रहे व्यक्ति से लाखों रुपए लूट लिए और फायरिंग कर फरार हो गए। देर रात चली दर्जनों गोलियां। ये तस्वीरें आपको बता दें कि एक ही रात में एटा में 3 बड़ी घटनाओं ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। बदमाशों को पुलिस की खुली चुनौती सामने आई है। वर्चस्व की जंग ने हिंसक मोड़ लिया। बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी है।
एटा में एक ही रात में 3 बड़ी वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठाए हैं। अगली खबर आपको बांदा से बताते हैं, जहां पर जिले में दिल दहला देने वाली घटना में 3 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और इस फैसले को पीड़िता के परिजनों और स्थानीय लोगों ने न्याय की जीत बताया है। आपको बता दें कि घटना 3 जून 2025 की है, जब चिल्ला थाना क्षेत्र के चकला गांव में आरोपी सुनील निषाद ने मासूम बच्ची को टॉफी का लालच देकर उसे अगवा कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची को अचेत अवस्था में थर्माकोल के आइस बॉक्स में डालकर जंगल में फेंक दिया। रात 9 बजे बच्ची के गायब होने की सूचना पर परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रात 2 बजे बच्ची को जंगल से गंभीर हालत में बरामद किया गया। बच्ची को पहले बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, फिर कानपुर रेफर किया गया, जहां 8 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी सुनील निषाद को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि उसका घर ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बना था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया है। हम खड़े हैं इस समय बांदा कोर्ट के बाहर और मैं आपको बता दूं कि एक जघन्य अपराध पर एक बड़ा फैसला यहां पर पॉक्सो एक्ट में सुनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 जून को बांदा जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के अंदर एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई है। 56 दिन चले इस पूरे मुकदमे में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर लगातार सुनवाई के दौरान आरोपी को फांसी की सज़ा दी गई है। मैं आपको बता दूं कि लगातार सरकारी गवाहों के और पुलिस के प्रयास के बाद ये फैसला आया है। फैसले ने एक नज़ीर पेश की है कि एक दुष्कर्म पीड़ित न्याय मिला है कि एक आरोपी को सजा की मौत दी गई है और जजमेंट में साफ कहा गया है कि तब तक उसको फांसी में लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। योगी सरकार में इस तरह के जो फैसले हैं यानी अपराधों पर रोक लगाने का जो काम है योगी सरकार में ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है और नज़ीर बांदा में भी देखने को मिली। बांदा पुलिस के सराहनीय प्रयास और चिल्ला थाना पुलिस के भी प्रयासों के बाद यहाँ पर आरोपी को लगभग 11 गवाहों के गुजरने के बाद यहाँ जो विद्वान न्यायाधीश है उन्होंने सजाए मौत की सज़ा सुनाई है। अब इस पर आगे क्या प्रक्रिया होगी, आरोपी हाईकोर्ट जाएगा या उसके लिए और ऊपर जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बांदा में जिस तरीके से सजा हुई है पीड़ित परिवार उससे काफ़ी कुछ महसूस कर रहा होगा और आज वो बेटी जो मासूम बच्ची जो 3 साल की मासूम बच्ची जिसकी आत्मा तड़प रही होगी उसकी भी आत्मा को संतुष्टि मिली होगी। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। लाइन बोलिए जो मेटबंडी है भैया बाइक बाहर निकल लेना, पहले उसे निकलना नहीं। और अब सीधा आपको बस्ती लेकर चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहां पर आपको बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम की भी शुरुआत हो चुकी है। बस्ती से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
उधर जाइए आप लोग उस तरफ। तो ये तस्वीर आपको हम बस्ती से दिखा रहे थे। वापस से खबरों का रुख करेंगे। बांदा से खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं, जहां पर जिले में दिल दहला देने वाली घटना में 3 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले को पीड़िता के परिजनों और स्थानीय लोगों ने न्याय की जीत भी बताया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़ चुके हैं। भगत, 3 जून को 3 वर्षीय मासूम को अगवा कर दुष्कर्म किया गया था, लेकिन अब कोर्ट की ओर से जो फैसला सामने आया, वाकई परिजन उसे न्याय बता रहे हैं। जो जानकार हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका भी कहना है कि शायद बच्ची के साथ थोड़ा न्याय हो सकता है इसके माध्यम से। जी, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐतिहासिक फैसला है, जहां मात्र 56 दिन के अंदर ये पूरा ट्रायल चलने के बाद इस पर फैसला आया है। और कोर्ट ने भी इस फैसले में जो आरोपी है, दुष्कर्म आरोपी है, उसको सजाए मौत दी है और साथ में 56,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है और ये सारी प्रक्रिया पूरे 56 दिन तक चली। 3 जून को एक मासूम के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले एक उसी के सजाती व्यक्ति ने टॉफी का बहाना देकर उसको टॉफी मंगाया और उसको अपने घर में ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म जैसा
जघन्य अपराध किया है। और इतना ही नहीं, वो इतना विक्षिप्त दिख रहा था कि जिस हालत में बच्ची को वहां से लाया गया था, मैं आपको बता दूं कि दुष्कर्म करने के बाद उसको मार ऐसा लग रहा था जैसे उसको मार दिया गया हो और आइस बॉक्स में भर करके लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक दिया गया था। सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए संदिग्ध आरोपी को पकड़ा और पूछताछ की। लगभग रात में 12:30 बजे आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बच्ची को पकड़ा था, उसके साथ दुष्कर्म करके उसको जंगल में फेंक दिया था। और पुलिस रात में कम्बिंग करते हुए जंगल में गई और वहां पर उस बच्ची को बरामद किया। सांसें चल रही थी और जिस तरीके से वहां के इंस्पेक्टर ने उस बच्ची को गोद में लेकर के जिला अस्पताल लेके आए थे, हालत बहुत भयंकर खराब थी। जगह जगह से खून बह रहा था और टट्टियों और पेशाब की जगह के दोनों नलियां फट गई थी और हालत बहुत गंभीर थी, जिसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और वहां भी हालत सुधार न होते हुए उन्हें कानपुर भर्ती किया गया था, जहां 8 दिन इलाज चलने के बाद उस बच्ची की मौत हो गई। दुष्कर्म आरोपी लगातार कर रहा था। उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी, जिस पर पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी थी। और 56 दिनों में लगभग जो शासकीय अधिवक्ता है 11 गवाहों को पेश किया गया और 11 गवाहों को पेश करने के बाद कल एक ऐतिहासिक फैसला आया है कि दुष्कर्म आरोपी को सजाए मौत दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका भगत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बांदा से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर मासूम से दुष्कर्म के मामले को लेकर ये अहम बात सामने आई है। 3 जून को बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया गया था, लेकिन अब कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला। मासूम से दुष्कर्म के मामले में युवक को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 3 जून को 3 वर्षीय मासूम को अगवा कर दुष्कर्म किया था। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मासूम से दुष्कर्म के मामले में युवक को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। बांदा से बड़ी जानकारी। तीन जून को 3 वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई थी। और अगली खबर आपको हम हमीरपुर से बताते हैं, जहां पर 4 महीने की गर्भवती मंदबुद्धि महिला से रेप। गांव के ही 2 दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। महिला को गर्भ निरोधक दवाई खिलाकर किया दुष्कर्म। महिला की हालत गंभीर होने के चलते कानपुर रेफर किया गया। महिला को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी राम बाबू और मुन्नीलाल मौके से फरार हुए। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कुरारा थाना क्षेत्र के एक गाँव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी रामबाबू मुन्नीलाल मौके से फरार। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, पूरी जानकारी क्या है? कुरारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां 4 माह की गर्भवती मंदबुद्धि महिला से रेप किए जाने की बात सामने आई।
जी बिल्कुल, आपको अगर मैं बता दूं, ये पूरा मामला पुराना थाना क्षेत्र का है, जहां एक और सरकार महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करती है, जीरो टॉलरेंस नीति की बातें करती है, तो वहीं कुरारा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला निकल के आया जिसने सभी दावों की धज्जियां उड़ा के रख दी है। एक 4 माह की गर्भवती महिला के साथ गांव के ही 2 दबंगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बताते चले, जब पीड़िता का जो पिता है वो कुरारा थाना पहुंचता है, लेके तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है कि गांव के ही जो 2 दबंग युवक थे, उन्होंने घर में घुसकर इस अकेली जो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला थी, इनको अपने साथ खेत ले गए और खेत में इनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दोनों जो दबंग हैं, राम बाबू और मुन्नी लाल, इन्होंने महिला को गर्भ निरोधक गोली भी साथ में खिलाई और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिससे जो 4 माह की गर्भवती महिला थी, उसकी जो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल लेके जाते हैं। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया जाता है और उपचार में किसी तरह से कोई लाभ न मिलने के चलते उसे कानपुर हैलेट रेफर कर दिया जाता है। जी फिलहाल जो पुलिस है वो आरोपियों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, खोजबीन जारी है। अभी तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हमीरपुर से अहम खबर सामने आई है। और अगली खबर है पखांजूर से, जहां पर एक अहाता में जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। ग्राहकों को परोसे गए चना में कीड़े निकलने की शिकायत पर पीड़ित का पक्ष जानने पहुंचे मीडियाकर्मी से अहाता संचालक ने बदसलूकी की। मनमानी पर आमादा अहाता संचालक ने ग्राहक सहित मौके पर मौजूद लोगों पर दबाव बनाने के लिए स्वयं के भाजपा नेता होने का दावा करते हुए लोगों के साथ अभद्रता भी की। शिकायत मिलने के बाद जांच के लिए पहुंचे तहसीलदार व फूड इंस्पेक्टर को मौके पर अनियमितताएं मिली। एक और जहां सरकारी विभाग की पैकिंग वाला नमक एकत्र था, तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल में पाए गए। यही नहीं, ग्राहकों को बिक्री के लिए रखी गई एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक भी उपलब्ध कराई गई। तहसीलदार युवराज सिंह ठाकुर ने अनियमितताएं मिलना स्वीकार करते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पहुँचे थे जांच में, मैं और फूड इंस्पेक्टर पहुँचे थे यहाँ पे पाया गया कि 2 नग जो है घरेलू सिलेंडर पाया गया है और कुछ सरकारी नमक के पैकेट पाए गए हैं और कुछ एक्सपायरी वाला स्प्राइट के बॉटल्स पाए गए हैं, जिनको जब्त करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आगे की जांच की जा रही है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायपुर से खबर है, यूनिफाइड कमांड की बैठक आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी बैठक। गृह मंत्री विजय शर्मा रहेंगे बैठक में मौजूद। डीजीपी गृह विभाग के सचिव सीआरएसएफ अधिकारी रहेंगे मौजूद। आईटीबीपी ऑफिसर बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ अभियानों पर होगी चर्चा।
खबर है रांची से, जहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हुए डीएमएफटी फंड घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन इस लूट और घोटाले के सरगना है। उन्होंने डीएमएफटी फंड को अपना एटीएम कार्ड बना लिया है और अधिकारियों को पैसा निकालने के लिए लगा दिया है। वहीं लूट का सारा पैसा उनकी तिजोरी में जमा हो रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन अगर अपने आप को पाक साफ समझते हैं तो इस घोटाले की जांच पहुंचेगी। स्कूल में अपग्रेडेशन किया है उसमें भी वैसे ही हुआ है। पैसा इन सारे चीजों में लगाना कि नहीं लगाना है वो डीएमटी फंड का वो अलग विषय, कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, प्रायोरिटी हमें कहाँ देना चाहिए और कहाँ ये लोग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ये जो मॉडल स्कूल अपग्रेडेशन में यानी 4 वर्क ऑर्डर दिया है जिसके माध्यम से 11,92,93,775 रुपया खर्च किया गया। उसी प्रकार से स्मार्ट मॉडल स्कूल में अपग्रेडेशन किया है उसमें भी वैसे ही हुआ है। पैसा इन सारे चीजों में लगाना कि नहीं लगाना है वो डीएमटी फंड का वो अलग विषय, कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, प्रायोरिटी हमें कहाँ देना चाहिए और कहाँ ये लोग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ये जो मॉडल स्कूल अपग्रेडेशन में यानी 4 वर्क ऑर्डर दिया है जिसके माध्यम से 11,92,93,775 रुपया खर्च किया गया। उसी प्रकार से स्मार्ट मॉडल स्कूल में अपग्रेडेशन किया है उसमें भी वैसे ही हुआ है। पैसा इन सारे चीजों में लगाना कि नहीं लगाना है वो डीएमटी फंड का वो अलग विषय, कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, प्रायोरिटी हमें कहाँ देना चाहिए और कहाँ ये लोग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ये जो मॉडल स्कूल अपग्रेडेशन में यानी 4 वर्क ऑर्डर दिया है जिसके माध्यम से 11,92,93,775 रुपया खर्च किया गया। उसी प्रकार से स्मार्ट मॉडल स्कूल में अपग्रेडेशन किया है उसमें भी वैसे ही हुआ है। पैसा इन सारे चीजों में लगाना कि नहीं लगाना, कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है बाराबंकी से, जहां पर संदरा थाना क्षेत्र के मिश्रलाल शीतल प्रसाद सर्वोदय महाविद्यालय न्यूचुना के छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम नहीं घोषित हो सका। समस्या से आज इस विद्यार्थियों ने अब डीएम से मिलकर परिणाम घोषित करने की मांग उठाई है। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि प्रयोगात्मक परीक्षा न कराए जाने से परिणाम नहीं घोषित हो पा रहा है। समस्या से जूझ रहे विद्यार्थियों के मुताबिक आगे की पढ़ाई बाधित होने को लेकर विद्यालय प्रबंधन से बात किए जाने पर अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। नोडल आए हैं हिंद में कार्यक्रम रहा है। अब लोग सभागार में मीटिंग है, बढ़िया आ रहे हैं। पेपर हो चुका है, कल हमारा न्यूज़ करवा रहे हैं और हम लोग उनसे बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हम कोई जिम्मेदार नहीं। किस चीज़ का पेपर दिए हो, किस ईयर का? परीक्षा कराई जाए। हमें कौन सा विद्यालय है? सर्वोदय महाविद्यालय न्यूचुना बाराबंकी। बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल करवाने को हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग उनकी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कॉलेज बंद हो चुका है तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। विश्वविद्यालय आप लोग जाइए, वहाँ रजिस्ट्रार के पास जाइए, उनसे मिलिए। आप भी 3rd ईयर की छात्र हैं? 3rd ईयर क्लास। प्रयोगात्मक परीक्षा न होने के कारण लोग एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ आए हैं।
अगली खबर एटा से है, जहां पर कोतवाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगीपुर नई बस्ती में वर्चस्व की लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया। गांव में देर रात दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दोनों दर्जनों राउंड फायरिंग की सूचना है, जिसमें एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगते घायल हो गया। घायल की पहचान सोनू गुप्ता के रूप में हुई है, जो खुद भी अपने साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। एटा में पेट्रोल पंप पर दबंगों का हंगामा, कर्मचारी को नियम निभाना भारी पड़ा। नो हेलमेट नो फ्यूल का पालन करने पर कर्मचारी की पिटाई। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शराब के नशे में धुत बताए जा रहे आरोपी सूचना पर पहुंचे पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई। पुलिस ने दबंग आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस विभाग में बताया जा रहा है एक दबंग आरोपी कोतवाली नगर क्षेत्र के पेट्रोल पंप का पूरा मामला सामने आया है। एटा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पीड़ित ने 2 से 2.5 लाख रुपए लूटने का किया दावा। एक घंटे बाद तक नहीं पहुंची चौकी और कोतवाली पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोतवाली का सीओजी फोन पर जाती रही बेल, लेकिन नहीं उठा फोन। आप जानकारी आपको हम बता दें। अभी जो मारपीट हुई है, क्या वजह क्या रही मारपीट होने की? गाड़ी से आए थे बगैर हेलमेट किए जी। हमने बोला भैया बगैर हेलमेट के ऑर्डर नहीं है, पेट्रोल देना। तो वो गाली देने लगे। हाँ। फिर उन्होंने फ़ोन करके 2 लड़के और बुला लिए। ठीक है। फिर वो गाली देने लगे। ठीक है। फिर उन्होंने हाथापाई कर दी, मारपीट भी की है। मारपीट की है। बता यार, यहाँ पुलिसकर्मी आए तो उनके साथ भी मारपीट की? पुलिसकर्मियों को भी गाली दे रहे थे वो। अच्छा अच्छा। कितने लोग थे वो? वो थे 4-5 लोग थे। 5 लोग थे। क्या पुलिसकर्मियों के भी साथ मारपीट हुई है यहाँ पे? हाँ, हाथापाई हुई है उनसे भी। उसमें कोई एक पुलिसकर्मी बताया जा रहा है? हाँ, एक वो अपने आप पुलिस इंस्पेक्टर बता रहा था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर, तो मुझे पेट्रोल दे। आपके मालिक के साथ भी हाँ, उनसे भी, उन्हें भी बदतमीजी बोल रहा था कि अपने मालिक को बुला, कपूरा को बुला, ये कर वो कर।
एटा से खबर है जहां 3 बदमाशों को अंजाम दे बदमाशों ने दी पुलिस को चुनौती। एक के बाद एक वारदात ने गिराया पुलिस का इस्तकबाल और बाइक सवार 4 बदमाश लूटपाट करने के बाद हुए फरार। पीड़ित ने 2 से 2.5 लाख रुपए लूटने का किया दावा। ऑटो से जाते समय आपको बता दें कि फायर कर लूटपाट का दावा। सूचना पर पहुंचा डायल 112 पुलिस 1 घंटे के बाद तक नहीं पहुंची। चौकी और कोतवाली पुलिस कोतवाली का सीओजी फोन पर बेल जाती रही, नहीं उठा फोन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एटा से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वारदातों की बात सामने आई, एक के बाद एक वारदात ने गिराया पुलिस का इस्तकबाल। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चोरी हो गई, यहीं 3-4 बार आदमी आए थे, तमंचा लेके एक फायर किया है, उसके बाद वो पैसे छीन के भाग गए। बैग में पैसे, कितने पैसे थे? लगभग 2-2.5 लाख रुपए। कितने लोग थे? 4 लोग थे। फायरिंग कितने लोगों ने की है? एक ही फायर हुआ है बस। एक राउंड भी पीछे कब हुए आ रही थी बोलो? ये पीछे काफी पीछे से आ रहा है, ये टोल ट्रक से चले। दरअसल क्या हमारा दवाइयों का धोखा काम है जी। हम लोग टेम्पो में माल बेचते हैं जी। सारा उधर से लड़का आता है कलेक्शन करता हुआ। ठीक है। आज घटना यहाँ पे ये हुई मानपुर से निकलते ही पहले फ्लाईओवर के नीचे जी। लड़का आ रहा था जहाँ हम लोग अभी खड़े हुए हैं। ठीक है। लड़के आ रहे थे उधर से पैसे लेके कलेक्शन लेके। यहाँ पे एक बाइक पे 4 लोग आए, 2 मुंह पे कुछ बांधे हुए थे और 2 साइड खुले हुए थे। एक ने फायर किया, एक साथ फायर मिस भी हुआ, वो कांटे यहाँ पे पड़ा हुआ हम लोगों को मिल गया है। लड़के ने तुरंत यहाँ पे 112 पुलिस को सूचना की, फिर हम लोगों को फोन किया, हम लोग यहाँ पे आ गए। करीब कैश था 2.5 से 3 लाख के आसपास का कैश था और बाकी के पर्चे अर्चे थे, वो सारा कुछ लूट लिया। एटा की 3 घटनाओं की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली घटना जहां फायरिंग हुई और दूसरी घटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब दबंगई का मामला सामने आया है। और तीसरी घटना में लाखों की लूट का जिक्र किया गया है। एक ही रात में हुई 3 बड़ी घटनाओं ने पुलिस महकमे की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। देर रात चली दर्जनों गोलियां। एटा में एक ही रात की 3 घटनाओं की अलग अलग तस्वीर आपको हम दिखा दें। पहली घटना में जहां फायरिंग हुई है तो वहीं दूसरी घटना में दबंगई सामने आई है और तीसरी घटना में लाखों की लूट का जिक्र किया गया है। एटा में हुई 3 बड़ी वारदातें। और अगली खबर का रुख करेंगे बोकारो से, जहां पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को देर रात फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले को लेकर मंत्री के पीएस अजहरुद्दीन ने बीएस सिटी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि डीएसपी आलोक रंजन ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मंत्री देर रात बोकारो सर्किट हाउस में मौजूद थे और इसी दौरान उन्हें धमकी आई थी। इसके साथ ही मंत्री के पीएस ने बताया कि फोन का सिम .ईस्ट से लिया गया है, जबकि धमकी देने वाले की लोकेशन उत्तर प्रदेश के बनारस में मिली है, जिसका नाम नैन सिंह है। वहीं पुलिस के द्वारा नंबर की जांच की जा रही है। दिया गया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक, जिसमें है कि दिनांक 8 तारीख को रात्रि में एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक फ़ोन आकर के धमकी दिया गया है फ़ोन पे। तो जिसको आवेदन को हम लोग प्राप्त करके उस पर उचित कार्रवाई अभी हम लोग कर रहे हैं। किस नंबर से आया उन सब सारी चीज़ों का डिटेल्स वगैरह हम लोग निकाल रहे हैं। जैसा भी होगा इसमें फिर अगर अपडेट किया जाएगा। नाम है
ये रात्रि में तकरीबन 12-1 बजे के करीब का फ़ोन है, ये ऐसा बताया गया उनके द्वारा। सर्किट हाउस में ये ठहरे हुए थे। यहाँ पे बोकारो जो BACT थाना अंतर्गत पड़ता है, बोकारो सर्किट हाउस में रुके थे, जहाँ पे वो रुके थे और रात्रि में इनको तो इस विषय में अवगत करा करके एक आवेदन दिया गया है, जिसमें हम लोग कार्रवाई करते हुए अभी डिटेल्स वगैरह और ये सारी चीज़ निकाल के हम लोग आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो बोकारो सिटी थाना के जो है आपके इंस्पेक्टर साहब और DSP साहब दोनों यहाँ पर आए थे। तो हमने लिखित शिकायत उनको दी है एज ए PS टू हेल्थ मिनिस्टर अजरुद्दीन नाम हुआ हमारा। तो मैंने उनको लिखित शिकायत दी है कि इस तरह का कॉल, हमारा धमकी भरा कॉल आया है, तो उसको तुरंत अविलंब संज्ञान में लें, उस पर FIR करें और जो भी है उसको उसी को पकड़ कर लाएं। लखनऊ से खबर है, जहां पर पंथरा क्षेत्र में युवक की निर्मम हत्या। अयोध्या का मूल निवासी था मृतक कुणाल शुक्ला। सुबह ऑफिस में मिला 28 वर्षीय युवक का शव। फाइनेंस की गाड़ियां खींचता और वसूलता था किश्त। चेहरे और सिर पर पाए हैं चोट के निशान। सुबह सफाई करने पहुंची महिला कर्मी ने देखा शव। स्थानीय पुलिस सहित उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद। पंथरा थाने के दादूपुर गाँव में हुई सनसनीखेज वारदात। आम जानकारी आपको बता रहे हैं। फाइनेंस की गाड़ियां खींचता और वसूलता था किश्त। युवक का शव मिलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर केंद्रीय वन मंत्री से आतंक से निजात की मांग। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण ने मंत्री को भेजा पत्र। आतंक के पर्याय बाघ के कुनबे को पकड़वाने की मांग। आसपास के 2 दर्जन से अधिक गाँव में आतंक देखने को मिल रहा है और डर की वजह से बच्चों का स्कूल जाना बंद करा दिया गया है। महोली इलाके में एक युवक बन चुका है कुनबे का निवाला। केंद्रीय वन विभाग ने टीम गठित करने के संबंध में रेखा पत्र। बाघ के डर से जीने को मजबूर हैं 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। केंद्रीय वन विभाग ने टीम गठित करने को लेकर अहम बातें कही। बाघ के डर में जीने को मजबूर हैं 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिलासपुर से खबर है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का वोट चोर गद्दी छोड़ सम्मेलन। आज बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ सम्मेलन। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट होंगे सम्मेलन में शामिल। पीसीसी अध्यक्ष दीपक दास सम्मेलन में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यहाँ खबर सामने आ रही है और पीसीसी प्रभारी सचिन
पायलट सम्मेलन में शामिल होंगे। और अब सीधा आपको बस्ती लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं सुनेंगे। वंदे वंदे वंदे। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर के आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विद्या भारती के पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री माननीय श्री हेमचंद जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के माननीय प्रचारक श्री रमेश जी, आज के समारोह में उपस्थित माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, क्षेत्रीय मंत्री विद्या भारती डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, प्रांत मंत्री डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी, विद्यालय के प्रबंधक प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गोविंद सिंह जी, कोषाध्यक्ष प्रहलाद मोदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश निरीक्षक श्री राम सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्र जी, सरस्वती शिशु मंदिर रामबाग से जुड़े हुए सभी उपस्थित प्यारे बच्चों, सभी सम्मानित आचार्यगण, अभिभावकगण और जनपद बस्ती से जुड़े हुए इस क्षेत्र के सभी उपस्थित महानुभाव, नागरिक बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे महर्षि वशिष्ठ से की स्मृति से जुड़ी हुई इस पावन धरा पर इस पवित्र कार्यक्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर के एक बड़े प्रकल्प को अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के तत्वाधान में एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। मैं सबसे पहले विद्या भारती परिवार को और सरस्वती शिशु मंदिर
रामबाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, वहां के प्रधानाचार्य जी को, सभी आचार्यों को हृदय से इस कार्य के लिए बधाई देते हुए बस्ती वासियों को इस कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय मनीषा ने ज्ञान के बारे में कहा कि सा विद्या या विमुक्त ये, यानी विद्या वह है जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। मुक्ति का मतलब हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त कर दे, आगे बढ़ने का मार्ग के लिए हमें मार्गदर्शन कर दे। यह देश 1947 में स्वतंत्र होता है, लेकिन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद जिन कारणों से यह देश प्रतंत्र हुआ था, उन कारकों का समाधान करने, फिर से देश गुलाम न होने पाए, इसके लिए स्वतंत्र भारत ने तत्काल कोई भी उपचारात्मक उपाय नहीं किए। और इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में सरदेव नानाजी देशमुख के नेतृत्व में इसी गोरक्ष प्रांत के गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की पहली शाखा स्थापित की गई थी। आप याद करिए, ये गोरक्ष प्रांत इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि उसे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के मातृभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि आज देश के अंदर विद्या भारती के अंतर्गत संचालित हजारों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं राष्ट्र निर्माण के जिस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं। बस्ती से आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर सरस्वती शिशु मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।